नमस्कार दोस्तों। डेट तो देखो आज की 3 मई 2024 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले महात्मा बुद्ध का कोट है, सिंपल लेकिन पावरफुल कोट है। देखो हर मॉर्निंग हर सुबह हमारा फिर से जन्म होता है और आज हम क्या करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखो ये कोट अपने आप में अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। देखो हो सकता है कि कल आपका अच्छा नहीं रहा हो, अच्छी पढ़ाई नहीं हुई हो, गिल्ट आया हो मन के अंदर कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन देखो पुरानी बातों को भूल के आज फिर से नया स्टार्ट करने का अवसर आपके पास है। मतलब महात्मा बुद्ध ने इस कोट में प्रेजेंट में रहने की हिदायत देते हैं। वो बोलते हैं कि ना हमें प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चाहिए, हमें जो करना है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, बजाय ये सोचने की पास्ट में हमारे साथ में क्या हुआ है। प्रेजेंट हमारे हाथ में है, पास्ट में तो सिर्फ जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखो, वो रिपीट नहीं करना है। एक बार हर कोई गलती करता है, लेकिन सेम गलती को अगर कोई दूसरी बार रिपीट करता है तो फिर वो मूर्ख कहलाता है। सेम गलती दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, समझ गए। जैसे देखो थॉमस एडिसन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अब उन्होंने देखो एक बार ये बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डैट वोंट वर्क। बल्ब का आविष्कार वो कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप देखो इतनी बार फेल हो गए, फिर से भी आप ट्राई कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं फेल नहीं हुआ हूं, बस मुझे पता लग गया कि इतने सारे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। उन्होंने अपने हर एक अटेम्प्ट को ना एक एक्सपीरियंस माना, उनसे सीखा और फिर से नया अटेम्प्ट किया नई शुरुआत के साथ में। तो ये पूरा कोट था कि हर सुबह आप एक नई शुरुआत कीजिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है पढ़ने में। यूं मत सोचिए कल पढ़ाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, नई शुरुआत कीजिए अगले दिन पूरे जोश के साथ में। 3 मई 2024 है। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित। ये जो आर्टिकल था ये मैंने पूरा पढ़ा, इसमें कुछ खास निकल के नहीं आता है। 1-2 पॉइंट निकल के आते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। इस आर्टिकल में ना एक टर्म इस्तेमाल की गई है, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, SEP, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। देखो अलग अलग फ़ोन के जो ब्रांड है ना, जैसे देखो सैमसंग का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, ओप्पो, वीवो, अलग अलग कंपनीज के फ़ोन हैं। अब ना अलग अलग कंपनीज के फ़ोन ना अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कम्युनिकेशन में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे CDM में है, GSM है, LTE है। तो ना आपस में ना इंटरऑपरेबिलिटी होना जरूरी है। मतलब ओप्पो वाला बंदा CDM का सिम है और ओप्पो फ़ोन का स्टैंडर्ड अलग है, अगर वो पर्सन कॉल कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, सैमसंग का फ़ोन है, फ़ोन का ब्रांड चेंज हो गया, टेलीकॉम वाली टेक्नोलॉजी CDM में नहीं है, GSM है, तो भी फ़ोन मिल जाए, आपस में बात हो जाए, इसके लिए ना इंटरऑपरेबिलिटी होना ज़रूरी है। और ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है कुछ कंपनीज के द्वारा। जैसे देखो एरिक्सन है, उनके पास में ना पेटेंट है उस टेक्नोलॉजी का और उसी को ये बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना हर किसी के पास नहीं है, पेटेंट मिला हुआ है कुछ कंपनीज को, जैसे एरिक्सन को। अब कायदे से देखो एरिक्सन कंपनी जिनके पास ये पेटेंट है वो ना अंधाधुंध पैसे ना वसूले इस टेक्नोलॉजी के लिए फ़ोन वालों से, सैमसंग से, ओप्पो से, वीवो से, अदरवाइज तो उसका बर्डन जनता पे आएगा फिर। लेकिन ना कई बार अंधाधुंध ज़्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं। फिर इस मामले में ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया इनको, एरिक्सन को जिनके पास ये पेटेंट है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट, कि आप ऐसा मत करो भाई, ये तो आप मोनोपोली का फ़ायदा उठा रहे हो। तो ना मामला कोर्ट में पहुंचा जुडिशरी के पास में। जुडिशरी ने एरिक्सन कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, जिनके पास ये पेटेंट है ना उनके पक्ष में फैसला दिया। तो राइटर जुडिशरी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि एक और केस भी पेंडिंग है जुडिशरी के पास में इसी स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट से संबंधित, और जुडिशरी जो है वो ढीला ढाला रवैया अपना रही है, ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ पे। तो जुडिशरी को ब्लेम करके रखा है, लेकिन कुछ इस ऐसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इशू है नहीं ये जिस पे कोई क्वेश्चन बनता हो।
तो पहला आर्टिकल हम ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइड्रो पावर वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा आर्टिकल पाकिस्तान से संबंधित डिस्कस करेंगे, वो इंडियन एक्सप्रेस का है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल हाइड्रो पावर से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कोलंबिया और इक्वाडोर, साउथ अमेरिका के ये दो देश, यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है। क्लाइमेट चेंज के कारण ना इन देशों में ड्रोट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ड्रोट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से हाइड्रो पावर पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसा देखो, इसलिए आप मुझे एक बात बताइए, हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होती है? नदी का जो फ्लो है उसमें डिसरप्शन लाया जाता है, पानी को थोड़ा रोका जाता है, रिजर्वर में पानी को इकट्ठा किया जाता है और बाद में उस रिजर्वर से पानी गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर। टरबाइन जब मूव करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। साइंस में हम नहीं जा रहे, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मतलब रिजर्वर में पानी होना जरूरी है, तभी तो रिजर्वर से पानी गिरेगा ना टरबाइन के ऊपर, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन देखो, ड्रोट के कारण ना बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, इस वजह से रिजर्वर के अंदर पानी इनफ है ही नहीं, सिर्फ इतना पानी है। तो पानी नहीं है तो फिर टरबाइन के ऊपर गिराएंगे क्या? टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी? तो इन दो देशों में ना, कोलंबिया में और इक्वाडोर में, एग्जाम्पल इन दो देशों का है, यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की भारी कमी हो गई है, क्योंकि ये दो देश ना हाइड्रो पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल इन दो देशों का है। अदरवाइज देखो, अफ्रीका के कुछ और देश भी, कोंगो जैसे देश जो हाइड्रो पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो भी ना क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी परेशान हैं और इलेक्ट्रिसिटी का संकट फेस कर रहे हैं। थोड़ा और डिटेल से अगर हम जाने, प्री में क्वेश्चन बन सकता है इन चीज़ों पर। जैसे देखो, इंडिया में ना जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट 100 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उसे हम माइक्रो की कैटेगरी में डालते हैं। अगर कोई 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उसे हम मिनी की कैटेगरी में डालते हैं। 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक स्मॉल कैटेगरी में, और सबसे लास्ट में 500 मेगावाट से ज़्यादा की अगर कैपेसिटी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो उसे हम मेगा पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ना काफ़ी सारे फायदे हैं। चलो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है जिसमें एमिशन नहीं होता। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोलर प्लांट भी हैं, विंड फार्म भी हैं। लेकिन ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात इसलिए अलग है क्योंकि लोड को मैनेज करना आसान है। मान लीजिए समर सीजन आ गया, एकदम से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज की जा सकती है। और एकदम से सर्दियाँ आ गई, अभी कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को भी आसानी से कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बढ़ाना, कम करना अचानक से दिक्कत नहीं आती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। यहां पर देखो, पीक लोड मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल आइडियल है। रिकरिंग कॉस्ट कोई कुछ नहीं है, बस एक बार प्रोजेक्ट बन गया, बार बार कॉस्ट नहीं आती। बट देखो, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं हाइड्रो पावर सेक्टर के साथ में। सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव। एक बार के लिए शुरुआत में अगर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है ना, बहुत खर्चा चाहिए, बहुत पैसा आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके बिजली पैदा होगी। कैपिटल इंटेंसिव है। दूसरा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। देखो, जब रिजर्वर बनाते हैं ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि पानी इकट्ठा किया जा सके रिजर्वर में, तो बहुत पेड़ों को कई बार नुकसान होता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आसपास रहते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो बहुत तरह का नुकसान होता है इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को, और डिपेंडेंसी बहुत है वाटर के ऊपर। अगर पानी की किसी भी प्रकार से शॉर्टेज हो गई, नदी में पानी कम आना स्टार्ट हो गया, तो इतना जो पैसा लगाया सब वेस्ट। और अब तो देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण ड्रोट वगैरह की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। खास करके देखो, वो देश जो हाइड्रो पावर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं, मतलब उनको जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है 80% सिर्फ हाइड्रो पावर से आता है, तो ये देश ना ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जैसे हमने कोंगो की बात की, इक्वाडोर की बात की, कोलंबिया, ये सारे देश।
यहां पर देखो एक रिपोर्ट है यूके बेस्ड एनर्जी थिंक टैंक की। इस रिपोर्ट में ना ये बोला गया कि 2023 में ना हाइड्रो पावर जनरेशन में ना रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिली। 2023 में पिछले साल के अपेक्षाकृत 8.5% कम हाइड्रो पावर जनरेट हुई। सबसे ज़्यादा गिरावट तो देखो चाइना में देखने को मिली। चाइना जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसी वजह से ना सबसे ज़्यादा गिरावट भी 2023 में चाइना में ही देखने को मिली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। 2022-2023 में चाइना में ना बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे रीजन्स में ड्रोट देखने को मिला। चाइनीज़ रिवर्स जो हैं बहुत सारी वो सूख गई हैं, रिजर्वर में पानी नहीं है। इस वजह से चाइना को मजबूर होना पड़ा भाई इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से यूज़ किया जाए, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम देनी है। ये सब स्टेप उठाने के लिए ना चाइना को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि करना क्या चाहिए फिलहाल ऐसी सिचुएशन में। देखो जो घाना और कीनिया जैसे देश कर रहे हैं ना वही करना चाहिए। इन देशों ने ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब विंड पावर, सोलर पावर, इन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है कि सिर्फ हाइड्रो पावर पे रिलाय करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक सेक्टर में दिक्कत आए, कम से कम दूसरे सोर्सेज से तो एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन देखो ये भी है, जैसे जो सोर्सेज ऑफ वाटर है ना, मान लीजिए लेक है या कोई रिजर्वर है, वहां पे ना फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, पानी में तैरते रहें ऐसे सोलर पैनल। तो इस चीज का अच्छे से यूज हो जाएगा, क्योंकि लैंड पे कई बार ना जगह नहीं मिलती सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करने की। इंडिया में भी ट्राई किया गया है ये फ्लोटिंग सोलर पैनल्स और काफी सक्सेसफुल हैं। फिर देखो इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आप ना बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना वो मत इस्टेब्लिश करो, लेकिन मीडियम लेवल के और स्मॉल स्केल पे ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना वो इस्टेब्लिश करो, उनको दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? मतलब देखो वैसे हाइड्रो पावर एक बढ़िया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करो हाइड्रो पावर को। आप छोटे प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करो जो आपके पाइपलाइन में है, बड़े प्रोजेक्ट आप मत इस्टेब्लिश करो, क्योंकि ड्रोट का सबसे बुरा असर उन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है। फिर देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि आप ना इंटीग्रेशन करो, जैसे सोलर पावर, हाइड्रो पावर, इनको ना आपस में मिक्स कर दो ग्रिड के साथ में। तो कभी सोलर के साथ में दिक्कत आती है, जैसे रात को सोलर पावर नहीं जनरेट होती, कई कई सीजन ऐसे आते हैं हवा भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहती, तो उस सिनेरियो में ना हाइड्रो पावर मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। और गर्मी वाला सीजन जब देखो पानी की कमी हो जाए तब सोलर पावर पे ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है। इस प्रकार से ना मिक्स होके चलो, इंटीग्रेट होके चलो। लास्ट में फिर एक और भी सॉल्यूशन दिया जाता है कि 2 टैंक होने चाहिए। एक तो रिजर्वर देखो ऊपर है ही है, नीचे भी किसी प्रकार का कोई टैंक या रिजर्वर इस्टेब्लिश किया जाए, और देखो जब जरूरत ना होना तो नीचे से ऊपर पानी ले जाया जाए, और नीचे जब लोगों को पानी ज़्यादा चाहिए तो ऊपर से पानी छोड़ दिया जाए जो टरबाइन पे गिरेगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हाइड्रो पावर से संबंधित। और मेन पॉइंट वैसे तो देखो ये कॉमन ही पॉइंट है, राइटर ये भी बोलते हैं कि पानी का ना आप अच्छे से यूज करो, पानी को अच्छे से मैनेज करो विद इन द बेसिन्स, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाइड्रो पावर से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंटरव्यू की फॉर्म में है ये आर्टिकल, तो पॉइंट निकाल के मैं आपको बताता हूं। देखो आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। 2 कंपोनेंट हैं, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वाला पार्ट है। तो हमारा जो फोकस है ना आर्टिकल का वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाले पार्ट पे है। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या होता है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है ना, देखो पर फैमिली है, और ये सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। मतलब कोई गरीब परिवार का मेंबर है, बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा,
तो ना 5 लाख तक का इलाज सरकार करवाएगी। इवन देखो चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, मतलब कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्पैनल किया गया है सरकार के द्वारा। तो जो गरीब परिवार का मेंबर बीमार हुआ है ना, वो चेक कर सकते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में है या नहीं है। अगर पैनल में है तो वहाँ पे एडमिट हुआ है वो पर्सन, तो 5 लाख तक का इलाज अगर उसका होगा तो पैसा सरकार देगी। ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वैसे तो देखो 12 करोड़ फैमिलीज को कवर करने का एम है इस योजना के अंतर्गत। जो हमारे देश की नीचे वाली इनकम के मामले में बॉटम वाली 40% पॉपुलेशन है। और अभी तक देखो सरकार ने ना 34.27 करोड़ कार्ड बना दिए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, और 6.5 करोड़ लोग तो अपना इलाज भी करवा चुके हैं। टोटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या है 30,000। अगर ये आंकड़े आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन देखो बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम, कई रीजन्स तो देखो ऐसे हैं जहां पे ना हॉस्पिटल है ही नहीं। मान लीजिए बस्तर का इलाका है छत्तीसगढ़ में, अब वहां पे ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनवा दिए हैं सरकार ने कि ये कार्ड बनवा लो, लेकिन वहां पे ना दूर दराज के इलाकों में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं जहां पे जो पेशेंट हैं वो एडमिट होके अपना इलाज करवा सकें। मतलब हॉस्पिटल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्क्यूड है। कहीं कहीं पे जैसे दिल्ली जैसे इलाकों में सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐड कर दिए हैं इस स्कीम के पैनल में, लेकिन कई कई इलाके ऐसे हैं जहां पे हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो कार्ड बनवाने का फिर फायदा ही क्या। फिर देखो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ना जनता का ना सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मतलब अब जनता को पता लग गया कि ये स्कीम है, इस स्कीम की सहायता से हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके भी इलाज करवा सकते हैं, तो कोई भी पेशेंट इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नज़दीक होगा ना वहां पे नहीं जाएगा, बल्कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा है। उनको लगता है कि यहां पे ज़्यादा केयर होगी। ये स्कीम देखो बढ़िया ढंग से तभी काम करती जब सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी साथ के साथ और ज़्यादा कैपेबल बनाती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो सरकार ने छोड़ ही दिया ये स्कीम लॉन्च करके। जनता का ट्रस्ट पहले ही नहीं था, ट्रस्ट और ज़्यादा बिगड़ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और कई बार देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट जाने के लिए तैयार नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उतने बेड नहीं है ना, बेड की संख्या लिमिटेड है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे इनफ बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये शिकायत रहती है, हमने इस स्कीम के अंतर्गत इलाज कर दिया, लेकिन हमें कई बार तो ऐसा होता है इलाज करने के बाद हमारा क्लेम रिजेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट में छोटी सी एरर मिलती है, सरकार कहती है हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये एरर है, आपने इनका इलाज क्यों किया। कई बार ये दिक्कत आती है, क्लेम एक्सेप्ट हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, लेकिन पेमेंट 45 दिनों के बाद आती है और भी ज्यादा लेट हो जाती है। तो इससे दुखी होकर कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यार तुम स्कीम वाले हो क्या, नहीं हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, सरकार पैसा ही नहीं देती है, क्लेम रिजेक्ट कर देती है, या फिर पैसा बहुत लेट देती है, बहुत ज़्यादा लेट। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दुखी हो जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ दिक्कत यह है, उनको जब यह पता लगता है कि ये स्कीम वाला बंदा है, स्कीम का बेनिफिशियरी है, तो अंधाधुंध टेस्ट करवाए जाते हैं और कैसे न कैसे करके 5 लाख पूरे कर दिए जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये घर से थोड़ी ना देगा, सरकार हमें देगी, तो अंधाधुंध टेस्ट करवा लिए, कुछ भी इलाज कर दिया सिर्फ 5 लाख रुपए पूरा करने के लिए। हालांकि सरकार ने इस चीज़ पे लगाम लगाया है, सरकार ने ट्रीटमेंट की कॉस्ट फिक्स कर दी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कि हम इस डिजीज़ के इलाज के लिए इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। बट देखो ये चीज़ ना ज़्यादा काम नहीं करती। हमने कल परसों भी यही डिस्कस किया था, हर एक पेशेंट की प्रोफाइल अलग होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ ना कुछ करके खर्चा कर ही देते हैं, अननेसेसरी टेस्ट करवा के, कुछ ना कुछ करवा के, मतलब वो बिल बढ़ा ही देते हैं। और जब उनको पता है कि पेशेंट को नहीं देना, सरकार को देना है, तो बल्कि वो और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
दिक्कत देखो एक ये भी है कि ना सरकार ने लिमिट रख दी 5 लाख तक की। अब काफ़ी सारे डिजीज़ में ना बहुत महंगा इलाज होता है, मतलब 15 लाख भी लग जाते हैं, 20 लाख भी, और कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों भी लग जाते हैं जिसके पास देने के लिए है। लेकिन अब मान लीजिए कोई बंदा बीमार हुआ, एक बात बताओ यार, सोचने की बात है, बीमारी जो आती है, भगवान किसी को भी ना करें, वो पैसे देख के थोड़ी ना आती है। मतलब भगवान ये थोड़ी ना सोचता है कि यार इसको 5 लाख तक मैं निपटा दूंगा मैं। अब जितना कॉस्ट आएगा वो आएगा ही इलाज में, हर एक की शरीर अलग है। लेकिन जैसे ही 5 लाख पूरा हुआ सरकार के अनुसार, तो बस टाइम अप, आपका इतना ही इलाज होना था, उसके बाद अब हम नहीं करवाएंगे इलाज, अब आप अपने भरोसे हो। तो बस वो इलाज बीच में छूट जाएगा उस गरीब पर्सन का। सरकार की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन देखो ये तो कहीं ना कहीं बीच में छोड़ने वाली बात है कि बस 5 लाख तक का इलाज होगा, उसके बाद बीमारी का इलाज हम नहीं करवाएंगे, आप अपने आप से करवाओ। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो जितना खर्चा सरकार अभी कर रही है ना हेल्थ पे, जैसे स्कीम पे जितना खर्च कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जितना सरकार खर्च कर रही है, दोनों को मिला देना तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक अचीव कर लिया जाए। दिक्कत यह है इनएफिशिएंसीज, लेयर पे लेयर है, करप्शन है, इस वजह से हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अदरवाइज जितना सरकारी हॉस्पिटल्स पे खर्च होता है, जितना स्कीम पे खर्च होता है, दोनों को मिला दें तो आसानी से देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आ जाए, किसी को अपनी पॉकेट से एक्सपेंडिचर ना देना पड़े इलाज के लिए। बट दिक्कत यह है इनएफिशिएंसीज हैं पूरे सिस्टम में। कहीं कहीं जगह तो दिक्कत देखो ये भी है, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है ना वो एक्टिव ही नहीं है, बंद पड़े हैं, मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में 39% इनएक्टिव हॉस्पिटल्स हैं, पैनल में शामिल हैं लेकिन अभी इनएक्टिव हैं, चालू ही नहीं है, बंद पड़े हैं। और सारे इश्यूज देखो सोल्व होने वाले हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शिकायत है, 45 दिनों बाद पेमेंट आती है, कई बार उससे भी लेट पेमेंट आती है, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल। इतना समय कायदे से नहीं लगना चाहिए, लेकिन बात वही है, इनएफिशिएंसी है। कुल मिला के देखो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, बट अभी ना स्कीम में काफ़ी सारे लैकुनाज हैं, लूप होल्स हैं। नई सरकार जो भी चुन के आए ना, वो इन लूप होल्स और लैकुनाज को एड्रेस करे, ताकि वास्तव में जनता तक इस स्कीम का लाभ पहुंचे और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हम आगे बढ़ें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना इस स्कीम का एम था। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन स्कीम में पहले लैकुनास को सरकार एड्रेस करे, फिर इस स्कीम को एक्सपेंड करे। स्कीम में जो लिमिट्स हैं जैसे 5 लाख, इसे भी सरकार एक्सपेंड करे, बट ये धीरे धीरे होगा और नई सरकार को ये करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का है, पाकिस्तान से संबंधित। एक्स इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं TCA राघवन, इनके विचार हैं इस आर्टिकल में। देखो ये ना आर्टिकल में ये बोलते हैं, वैसे तो देखो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावर मिलिट्री के पास ही है, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं। मतलब मिलिट्री डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी। बट देखो अभी ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना कुछ चेंज हुआ है। अभी रिसेंट में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए ना, अब इमरान खान को ना पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी, उनको जेल में डाला हुआ है। लेकिन बावजूद इसके इमरान खान की पार्टी ने ना, इमरान खान सपोर्टेड अच्छे खासे कैंडिडेट्स जीत के आए, मतलब उनकी पार्टी का सिंबल तक रद्द कर दिया था। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को इमरान खान ने सपोर्ट किया ना, वो कैंडिडेट्स अच्छी खासी संख्या में जीत के आए। तो ये देखो पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप तो कर सकती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर जनता भर भर के उस कैंडिडेट को जिताएंगी जो पाकिस्तान की मिलिट्री को पसंद नहीं है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री को क्रिटिसाइज करती हैं, तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। और अभी ऐसा ही हुआ है। इमरान खान जेल में है, बावजूद इसके जनता ने उनको इतना प्यार दिया। कोई हैरानी वाली बात नहीं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री ना इमरान खान के साथ समझौता कर ले आने वाले 1-2 सालों में।
मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री में भी ये आवाजें उठने लगी हैं। अभी जिनकी गठबंधन की सरकार है ना, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, बिलावल भुट्टो वो सरकार में शामिल है। अगर आपको ना इनको कंट्रोल करना है ना, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री में ना ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर आपको ना अभी की सरकार को कंट्रोल करना है तो इमरान खान के साथ बातचीत रखो, ताकि फ्यूचर में इमरान खान को यूज किया जा सके शहबाज शरीफ, भुट्टो, इन सब के अगेंस्ट। मतलब पाकिस्तान में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत बड़ा दुश्मन है, कल को देखो वो फिर से बहुत बड़ा दोस्त हो सकता है। जैसे इमरान खान का ही एग्जांपल लीजिए। इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही सिलेक्ट किया था, लेकिन 2-3 साल बाद पाकिस्तान की मिलिट्री नफरत करने लगी इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया। इवन नवाज शरीफ देख लीजिए, नवाज शरीफ से तो पाकिस्तान की मिलिट्री इतना नफरत करती थी। नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चंस रेज किए कि हमें ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन अब फिर से देख लीजिए, इमरान खान से बदला लेना था तो नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान में आने दिया, उनकी पार्टी की सरकार भी बनी और शहबाज शरीफ उनके भाई अब प्रधानमंत्री हैं। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान में देखो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है। मतलब कि उस देश का ना स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि हर 3-4 सालों बाद वहां पे क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ना वहां पे ना टैक्स देने वाला कोई है नहीं, बहुत कम लोग वहां पे टैक्स देते हैं। जनता को चीजें चाहिए भर भर के, लेकिन टैक्स कोई देगा ही नहीं तो पाकिस्तान की सरकार के पास रेवेन्यू होगा ही नहीं। पहले ना पाकिस्तान को सपोर्ट मिल जाती थी यूएसए वगैरह जैसे देशों से, क्योंकि यूएसए अफगानिस्तान में एक्टिव था। बट 2022 में और 2021 में एहसास हुआ पाकिस्तान को कि हमारी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई है, यूएसए तो जा चुका है पूरी तरह से, अब हमको पैसा कौन देगा। मतलब हमारी लोकेशन का जो हम फायदा उठाते थे वो फायदा तो अब हमारा खत्म हो गया। तो चाइना की तरफ गया पाकिस्तान। चाइना ने बहुत वादे पहले से कर रखे थे कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो काफ़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान को चाइना से। लेकिन ना चाइना के एसेट पे हमला हुआ, चाइना के लोगों पे हमला हुआ बलूचिस्तान में, और चाइना को अपनी ना इन्वेस्टमेंट खतरे में नजर आई। तो चाइना को भी लगने लगा यार ये हमने तो पाकिस्तान से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, ये देश डेवलप होने वाला नहीं है। डेवलप तो छोड़ ही दीजिए, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है पाकिस्तान की। इसलिए आज के समय में ना चाइना का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान बेचारा अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है कई बारी, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई के पास में, कि थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहा है रिलीफ पैकेज लेने के लिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखो तब होगा जब पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन हालात इतने खराब हैं पाकिस्तान में, कोई भी देश ना यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ग्लोबल कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज़ ना पाकिस्तान के जो लोग हैं ना और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है ना नहीं समझते। पॉलिटिशियन शायद समझ के भी इग्नोर कर देते हैं। उनको पता है कि थोड़ा सा टैक्स फालतू लगाएंगे तो जनता चिल्लाएगी, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म लाए जाएं। हालांकि आईएमएफ दबाव डाल रहा है कि भैया आप रिफॉर्म लेके आओ, लेकिन पाकिस्तान की गठबंधन वाली सरकार रिफॉर्म नहीं ला सकेगी। क्यों? क्योंकि ये अपना अपना पोजीशन बचाने में लगे हुए हैं, देश के बारे में ज़्यादा इनकी वैसे वाली थिंकिंग नहीं है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? देखो, बात करने के लिए ना इंडिया के पास कुछ नहीं है। अभी रिश्ते बिल्कुल फ्रीज पड़े हैं, ना तो हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति है, बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब कुछ भी आना जाना ही नहीं है, ऑलमोस्ट फ्रीज हैं रिलेशंस। और स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि देखो पाकिस्तान ना कश्मीर के इशू से कभी ऊपर नहीं उठेगा। उनको इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, उनको आज भी वो पुराने समय में जी रहे हैं कि हाँ कश्मीर हमारा है, आगे बढ़ना ही नहीं वो चाहते। और इंडिया देखो कब का भुला चुका है, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, और इस पर क्या ही चर्चा करनी। मतलब कभी इंडिया ने माना ही नहीं कश्मीर को इशू फॉर्मली, औपचारिक रूप से। इंडिया के लिए इशू है सिर्फ आतंकवाद जो कि पाकिस्तान स्प्रेड करता है। तो दोनों देश ना बातचीत के लिए टेबल पे आएंगे, उसका चांसेस कम है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर से ऊपर उठेगा तभी कुछ हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ना बार बार कश्मीर के इशू को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है इलेक्शंस में कि अब ना जनता
चाहेगी ही नहीं कि कश्मीर के इशू से पॉलिटिशियन दूर जाएं। पहले पॉलिटिशियंस ने कश्मीर के इशू को बार बार इन्वोक किया इलेक्शंस में, अब वो जनता की साइकी में फंस चुका है। अब पॉलिटिशियंस चाहें पाकिस्तान में तो भी वो कश्मीर के इशू से दूर नहीं जा सकते। बस यही चीज तो है जो कि रोकती है इंडिया और पाकिस्तान को बातचीत स्टार्ट करने से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने पाकिस्तान से संबंधित डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन देखो, आपको आज एक ही अटेम्प्ट करना है हाइड्रो पावर से संबंधित। क्रिटिकली एनालाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर टू क्लाइमेट चेंज एंड डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इनहेंस इट्स रिजिलियंस। मतलब हाइड्रो पावर की क्या वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, इसे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं हाइड्रो पावर की रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज का बुरा प्रभाव ना पड़े। समझ गए? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। pwonlyh.com पे जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।